नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कक्षा 10 का इतिहास का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 2 वीडियो बना लिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उन वीडियो को देखिए। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सविनय अवज्ञा की ओर। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जब फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन में हिंसा हो जाने के कारण महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन बंद कर दिया जाता है। चोरी चौरा नामक स्थान पर जो पुलिस स्टेशन है उनको जला देने के कारण महात्मा गांधी जी को लगा कि यहाँ पर हिंसा है वो हो चुकी है और अब इसे बंद कर देना चाहिए, और महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन बंद कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि कांग्रेस के जो कुछ नेता थे वो प्रांतीय परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। इसके तहत CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज नामक पार्टी का गठन भी किया गया। आर्थिक महामंदी 1926 से 1930 के बीच पूरी दुनिया में आर्थिक महामंदी आ जाती है। इससे किसानों के जो उत्पाद थे उनकी कीमतें गिरने लग जाती है। निर्यात कम होने के कारण जो किसान थे वो लगान भी नहीं चुका पा रहे थे। साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में संवैधानिक कार्य स्थिति का अध्ययन करना। इसके कारण ही इसका गठन किया गया था। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण इसका विरोध किया गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचता है तथा सभी पार्टियों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा करते हैं। दिसंबर 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था। इसमें अब जो कांग्रेस है उसने क्या कहा, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और आने वाली जो 26 जनवरी है उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और हर साल ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया। और फिर 15 अगस्त को जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो फिर हम 15 अगस्त को किसके रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने देश को एकजुट करने के लिए नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम लिया। देखो, महात्मा गांधी ने सोचा कि जो नमक है वो पूरे देश में काम में लिया जाता है। अमीर गरीब सभी वर्गों के लोग इसे खाते हैं। और नमक था उस पर अंग्रेजों की मोनोपोली थी कि केवल जो नमक है उसका उत्पादन केवल अंग्रेज ही कर सकते हैं। तो गांधी जी ने उसे एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में लिया और 31 जनवरी 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांग पत्र दिया। इसमें नमक कर को खत्म करना भी शामिल था और महात्मा गांधी जी ने कहा कि 11 मार्च तक अगर उनकी बातें नहीं मानी तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। दांडी यात्रा, जैसे ही लॉर्ड इरविन के द्वारा महात्मा गांधी की बात नहीं मानी जाती है तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि एक समुद्री तटीय कस्बा है, उसके लिए अपने 78 विश्वस्त साथियों के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और वहां पर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना प्रारंभ कर देते हैं। और इसी के साथ ही जो नमक कानून है वो तोड़ दिया जाता है और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उनका पूरे देश में उल्लंघन किया जाता है। देश के विभिन्न भागों में नमक बनाकर नमक का जो कानून था वो तोड़ा गया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। जो शराब की दुकानें थी उसकी पिकेटिंग की गई। किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। कर्मचारियों द्वारा इस्तीफे दिए गए। आदिवासियों ने वन कानून को तोड़ दिया। वन में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करने लगे, वहां पर जानवरों को चराने लगे। महात्मा गांधी और अब्दुल गफ्फार खान को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जो लोग थे वो नाराज हो जाते हैं और सरकारी भवन जैसे पुलिस चौकी, नगर पालिका, अदालत, रेलवे स्टेशन आदि पर आक्रमण कर देते हैं। अंग्रेजों द्वारा इस आंदोलन को निर्ममता के साथ दमन किया। हिंसा होने पर गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया। गांधी इरविन समझौता, और गांधी जी के द्वारा इरविन जो लॉर्ड इरविन था उसके साथ समझौता किया गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है और किस किस के बीच होता है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच होता है। इसमें गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समझौते के तहत जो गांधी जी थे वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं।
गोलमेज सम्मेलन क्या थे? जो अंग्रेज थे उन्होंने संवैधानिक सुधारों के लिए जो लंदन था ब्रिटेन की राजधानी, वहां पर गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। 1930 जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस की ओर से किसी ने भाग नहीं लिया, और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी के द्वारा भाग लेने के लिए हाँ कर दिया गया। लेकिन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, उसमें गांधी जी को निराश ही वापस लौटना पड़ा, और गांधी जी वापस से दोबारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे वापस से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गांधी जी द्वारा ये वापस आंदोलन चलाया गया, परंतु जो पहले वाली जो बात थी वो नहीं रही इसमें, और जो आंदोलन है इसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। अब देखिए गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन को लोगों ने किस तरीके से लिया। देखो अलग अलग जो ग्रुप के लोग थे उन्होंने इस आंदोलन को अलग अलग तरीके से लिया। अगर हम बात करें अमीर किसानों की, तो गुजरात के पाटीदार और यूपी के जो जाट किसान थे, उन अमीर किसान थे, इन्होंने इस आंदोलन को कैसे लिया। देखिए जो अमीर किसान थे, गुजरात के पाटीदार और यूपी के जाट, ये व्यापारिक खेती करते थे। लगातार फसलों की कीमत गिरने तथा व्यापार में मंदी से ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से आर्थिक महामंदी आती है, विश्व में महामंदी आती है। अब इनके द्वारा सरकारी लगान चुकाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। सरकार लगान कम नहीं कर रही थी, इसके विरोध में इनके द्वारा आंदोलन में भाग लिया जाता है। लेकिन गांधी जी के द्वारा लगान कम किए बिना ही आंदोलन वापस ले लिया जाता है 1931 में। इससे ये लोग नाराज हो जाते हैं, और जब गांधी जी के द्वारा दोबारा आंदोलन किया जाता है तो ये उस तरीके से बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं। गरीब किसान क्या सोचते हैं आंदोलन के बारे में? जमींदारों से जमीन पट्टे पर लेकर ये लोग खेती करते थे। जो गरीब किसान थे ये जमींदारों से जमीन पट्टे पे लेकर खेती करते थे। आर्थिक मंदी के कारण ये लोग किराया भी नहीं चुका पा रहे थे, अतः किराया माफ करने के लिए रेडिकल आंदोलन में ये लोग शामिल होते थे। ये जो रेडिकल आंदोलन था, इनका जो नेतृत्व था वो समाजवादी तथा कम्युनिस्ट जो लोग थे उनके द्वारा किया जाता था। बड़े किसानों तथा जमींदार नाराज न हो जाए, बड़े किसान तथा जमींदार नाराज न हो जाए, इस कारण जो कांग्रेस थी ये भी इन गरीब किसानों का साथ नहीं देती थी। अब देखने वाले हैं व्यापारिक वर्ग। अंग्रेजों की उन नीतियों का इनके द्वारा विरोध किया गया जिनसे उनके व्यापार में रुकावट आती थी। विदेश से आयात की जाने वाली वस्तुओं से ये लोग सुरक्षा चाहते थे। ये चाहते थे कि जो विदेश से जो वस्तुएं आयात की जाती है वो कम हो। 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का गठन किया जाता है, और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद का गठन किया गया। इनका नेतृत्व पुरुषोत्तम दास, जीडी बिरला जैसे उद्योगपतियों के द्वारा किया गया। इन्होंने असहयोग आंदोलन को आर्थिक मदद भी की थी। ये चाहते थे कि बिना रुकावट के हमारा व्यापार चलता रहे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग, इन्होंने कम वेतन के खिलाफ तथा खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। लेकिन कांग्रेस को डर था कि मजदूरों का साथ देंगे तो उद्योगपति हमसे नाराज हो जाएंगे, अतः यहाँ पर कांग्रेस की जो स्थिति थी वो साफ नहीं थी। औरतों ने किस तरीके से इसमें भाग लिया? औरतों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया, नमक कानून में भी हिस्सा लिया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों की इनके द्वारा होलियां जलाई गई, शराब की पिकेटिंग की गई, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसकी क्या सीमा थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी, ये हम आगे देखने वाले हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसकी क्या सीमाएं रहती है, किस तरीके से ये इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाता है। तो कुछ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया या ना के बराबर किया। उनमें से कौन कौन से? देखो जो सभी लोग थे वो स्वराज से प्रभावित नहीं थे। सभी लोग जो थे वो स्वराज से प्रभावित नहीं थे। अछूत खुद को दलित या उत्पीड़क कहते थे। कट्टर सनातनी हिंदू नाराज ना हो जाए इसलिए कांग्रेस, उन्होंने भी इन पर ध्यान नहीं दिया। अगर वो दलितों पर ध्यान देते तो उनको लगता था कांग्रेस वालों को कि जो कट्टर सनातनी हिंदू है वो हमसे नाराज ना हो जाए। इस कारण उन्होंने भी जो अछूत थे उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती, ये कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए थे। महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन, ईश्वर की संतान कहा। अछूतों को समान अधिकार दिलाने के लिए उनके द्वारा मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, कुओं, सड़कों आदि के लिए सत्याग्रह किया। उन्होंने, गांधी जी ने स्वयं जो शौचालय थे वो साफ किए। 1930 में दमित वर्ग संगठन, डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के माध्यम से भीमराव अंबेडकर ने इन दलितों या उत्पीड़कों को संगठित किया।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र को लेकर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच विवाद हो जाता है। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली। ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र है वो अलग घोषित कर दिया जाता है। इसके तहत क्या होता है कि जो दलित कैंडिडेट है उसके लिए केवल दलित ही वोट करेगा। दूसरा जो कॉमन आदमी है या जो दलितों के अलावा जो अलग आदमी है वो क्या नहीं करेगा, वोट नहीं करेगा। तो गांधी जी इससे नाराज होकर दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उससे वापस लौट जाते हैं और यहाँ से ही जो भीमराव अंबेडकर है और गांधी जी है उनके बीच में विवाद बढ़ जाता है। ब्रिटिश सरकार जैसे ही अंबेडकर की बात मानती है तो गांधी जी इससे नाराज होकर अनशन पर बैठ जाते हैं और गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। इस पैक्ट के अनुसार महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच ये पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। इससे प्रांतीय व केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें दलितों को मिल गई। देखो आरक्षित सीटें क्या होती है, आरक्षित सीटों में केवल जो वो सीट है ना वो रिजर्व कर दी जाती है कि इससे केवल दलित ही लड़ेगा और उसमें उसको उसके लिए वोट सभी देंगे। और ये बात समझ में, जबकि निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है कि केवल दलित ही वोट देंगे। तो इससे क्या होता है कि गांधी जी को लग रहा था कि हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से गांधी जी के द्वारा इनका विरोध किया जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही विधायी परिषदों में दलितों को क्या मिल जाती है, आरक्षित सीटें मिल जाती है। इन्हें अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, बाद में इन्हें अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया। अब देखिए मुस्लिमों का क्या रोल था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें मुस्लिम संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। जो मुस्लिम थे उन्होंने भी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें इतना ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि जो इससे पहले वाला जो आंदोलन किया था गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन, उनमें गांधी जी ने बीच में ही बंद कर दिया था। उन टर्की वाला इशू था, खिलाफत वाला इशू था, वो पूरा नहीं हुआ था। तो गांधी जी से वो भी नाराज़ थे, मुस्लिम भी। तो इस कारण उनके द्वारा इस आंदोलन के खिलाफ इस आंदोलन के प्रति ज़्यादा उत्साह उनके द्वारा नहीं दिखाया। कांग्रेस थी वो हिंदू संगठनों के करीब आने के कारण हिंदू मुस्लिम जो समुदाय थे उनमें फासला बढ़ता गया। मोहम्मद अली जिन्ना भी केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटों की मांग कर रहा था, लेकिन ये संभल नहीं हो सका। जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो भी केंद्रीय जो सभा थी उसमें आरक्षित सीटों की मांग कर रहा था, लेकिन ये क्या नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है। दोनों समुदाय हिंदू मुस्लिम में अविश्वास के कारण इन्होंने ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया और इस तरीके से जो हिंदू मुस्लिम है इनके द्वारा ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया जाता है, इनके बीच में अविश्वास बना रहा। सामूहिक अपनेपन का भाव, देखो सामूहिक अपनेपन का भाव किस तरीके से आता है। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना तब आती है जब लोग आपस में एक ही राष्ट्र का अंग मानने लग जाए। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कब डेवलप होती है, जब लोग आपस में खुद को एक ही राष्ट्र का अंग मानने लग जाते हैं, तब इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना डेवलप होती है। एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ ले, या एक दूसरे को आपस में एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई बात ढूंढ ले। जैसे भारत में क्या होता है, भारत में लोगों ने अंग्रेजों को बाहर निकालना, ये इनके लिए एक साझा बात हो गई कि हम सब मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये हमारी हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोलते थे या हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको कमज़ोर कर रहे थे, यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनको बाहर ले जा रहे थे। तो इन्होंने एक साझा बात ढूंढ ली और इस तरीके से भारत में और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय भारत में होता है। अब लोगों में सामूहिक अपनेपन की जो भावना है उसको कैसे विकसित किया जाए। ये भावना संयुक्त प्रयासों, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं आदि के माध्यम से राष्ट्रवाद की कल्पना विकसित हुई। देखो ये जो भावना थी वो किनके कारण डेवलप हुई, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, संयुक्त प्रयासों से आदि के माध्यम से राष्ट्रवाद की कल्पना विकसित हुई। इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र तथा प्रतीकों ने आदि ने भी राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में बहुत ही ज्यादा योगदान दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये है उनके द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया और ये कहाँ से लिया गया है, इनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की जो छवि थी उसको बनाया था और ये छवि दिखने में कैसी थी, शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त थी। धीरे धीरे बहुत सारी मात्रा में छवियां बनाई जाने लग गई जो राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक बन गई। और इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।